वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल WCA क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि इस वीडियो क्लास में हम ओ लेवल के सेकेंड मॉड्यूल वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की जनवरी 2026 एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की सीरीज का ये तीसरा जो है वीडियो देख रहे हैं। और इस वीडियो क्लास के अंतर्गत जो हमें यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एरे मैप फंक्शन इज दैट। तो एरे मैप, जो एरे मैप फंक्शन होता है, इसमें एरे मैप फंक्शन का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वह उद्देश्य क्या होता है? मैप द एलिमेंट ऑफ अनदर एरे इनटू इटसेल्फ। ये क्या कि किसी अन्य एरे के एलिमेंट को मैप कराने का काम करता है। तो नहीं, यह भी यहाँ पर गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। लेकिन यहाँ पर जो एरे मैप का काम होता है वो क्या करता है? पास ईच एलिमेंट ऑफ द एरे ऑन विच इज इन्वॉल्व टू द फंक्शन। यानी कि क्या किया जाएगा, जहां पर भी मैप फंक्शन को कॉल किया जाएगा या इन्वॉक किया जाएगा, वहां पर एरे के अंदर पड़े हुए जो भी एलिमेंट हैं या उन सारे एलिमेंट को ये क्या कराएगा? इन्वॉक कराएगा या उसे कॉल कराएगा एंड रिटर्न द एरे कंटेनिंग द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the reduce and reduce write method follow a common operation called। तो reduce और reduce write विधियां एक सामान्य ऑपरेशन का पालन करती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जो reduce and reduce write कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो यहाँ पे एक reduce है और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी जो है वह reduce write है। reduce and reduce write दोनों मेथड क्या काम करते हैं? फिल्टर एंड फोल्डिंग का काम करते हैं, या इंजेक्ट एंड फोल्ड का काम करते हैं, या फिंगर एंड फोल्ड का काम करते हैं, या सिर्फ फोल्ड का काम करते हैं? तो जो रिड्यूस एंड रिड्यूस राइट मेथड होते हैं ये दोनों इंजेक्ट एंड फोल्ड का काम करते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द मेथड और ऑपरेटर यूज टू आइडेंटिफाई द एरे इज। इनमें से कौन सा मेथड है या कौन सा ऑपरेटर है जिसके माध्यम से यह पहचान की जाती है कि दिया गया एक जो ऑब्जेक्ट है या दिया गया जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर या जो वेरिएबल है वो एक एरे के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो एरे के रूप में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इज एरे टाइप लगाएंगे। इज एरे टाइप, यहाँ पर टाइप के अंदर क्या कर देंगे? स्पेसिफाई। जैसे कि अगर हम एक एक्स के नाम से एरे बनाते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं? मल्टीपल वैल्यू रखी जाती हैं, हम 3 वैल्यू रखते हैं। और इन वैल्यू को हम ये चेक कराना चाहते हैं, जैसे कि एक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एरे है या एक्स में इंटीजर वैल्यू है, या एक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, या एक्स की वैल्यू स्ट्रिंग के रूप में है। तो ये चेक कराने के लिए हम क्या करेंगे? इज एरे टाइप, और इसके अंदर क्या कर देंगे? एक्स को पास करा देंगे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और दूसरा, अगर हम एरे से संबंधित यहाँ पे कुछ पॉइंट देखते हैं तो एरे क्या होता है? एरे के स्टार्ट हमेशा किससे होता है? तो यह हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। ये किस ब्रैकेट से स्टार्ट होता है? कौन सा ब्रैकेट लगाया जाता है? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से एरे स्टार्ट हो रहा है कि जो भी एलिमेंट है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं। एरे के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? इंडेक्स यूज करते हैं, इंडेक्स वैल्यू। और इंडेक्स जो स्टार्ट होता है, ये इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? ये 0 से स्टार्ट होती है। और जावा में यूज की जाने वाली जो एरे है वह एरे किस प्रकार की हो सकती की एग्जीक्यूट होती है? तो एरे जो होती है यह होमोजीनस एरे ही एग्जीक्यूट होती है। और हेमोजीनस एरे किसे कहते हैं? एक ऐसे एरे जिसके समस्त ऑब्जेक्ट, जिसके समस्त एलिमेंट, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट दिए गए होंगे वो क्या हों? सेम डेटा टाइप के हों। अगर वो सेम डेटा टाइप के हैं तो ऐसे में क्या हो जाएगा? वह एरे होमोजेनस हो जाएगी और वही एरे क्या हो पाएगी? एग्जीक्यूट हो पाएगी। लेकिन अगर हम मल्टीपल डेटा टाइप के लिए यहाँ पे बना देते हैं, जैसे कि एक एक्स एरे बनाते हैं एक्स के नाम से, और जहां पर एक इंटीजर वैल्यू देते हैं, एक कैरेक्टर देते हैं, और या फिर हम कोई फ्लोटिंग नंबर दे देते हैं, फ्लोट नंबर, तो ऐसे में ये जो एरे होगी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये क्या है? रॉन्ग एरे है या एक गलत एरे है। अगला क्वेश्चन है, कंटेनिंग वेबसाइट टू बैकएंड सर्वर प्रोसेसिंग डेटा एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर ऑफ हायर लेयर, ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय।
तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेबसाइट को बैकएंड सर्वर से कनेक्ट करना, कि हम अपने वेबसाइट को क्या करना चाहते हैं, बैकएंड सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं, डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं बैकएंड सर्वर के थ्रू, और इसके साथ-साथ में डेटा को कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये सभी क्या करना चाहते हैं, एक हायर लेयर्स पर, यानी कि जो हायर लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स पर काम करना चाहते हैं, तो इनमें से किसके द्वारा यह समर्थित की जाती हैं? तो यह समर्थित की जाती हैं जावास्क्रिप्ट के द्वारा। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? जावास्क्रिप्ट। जैसे कि अगर हम अपने वेबसाइट को बैकएंड सर्वर के थ्रू क्या कराना चाहते हैं? प्रोसेस कंट्रोल कराना चाहते हैं एक हायर लेवल पर, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जबकि एचटीएमएल लैंग्वेज क्या करता है? तो एचटीएमएल जो होता है, यह वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। तो अगर पूछा जाता है वेब पेज क्रिएट करने के लिए कौन सी भाषा है, तो वो एचटीएमएल है। और यह क्या करता है, वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। जबकि सीएसएस की जो स्क्रिप्ट होती है, ये किसके लिए होती है, तो यह वेब पेज में स्टाइल लागू करता है। तो सीएसएस का प्रयोग किस लिए करते हैं, वेब पेज के अंदर स्टाइल लागू करने के लिए हम क्या करते हैं, सीएसएस का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम अपने वेब पेज को जो एचटीएमएल सीएसएस इन सभी का यूज करते हुए वेब पेज बना रहे हैं, वो कैसा होता है, स्टैटिक वेब पेज होता है। और उस स्टैटिक वेब पेज को अगर हम डायनामिक रूप देना चाहते हैं, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट या एंगुलर जेएस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेरिएबल इज विजिबल एनीवेयर इन योर जावास्क्रिप्ट? कौन सा वेरिएबल होता है जो आपके जावास्क्रिप्ट कोड के किसी भी स्थान पर, यानी कि पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल होता है? तो जैसा कि वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का स्कोप कैसा होता है, तो इसका स्कोप जो होता है, यह लोकल स्कोप पर आधारित है। और इसे कहाँ डिफाइन किया जाता है, तो इसे फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है। इसे हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, और जिस फंक्शन में डिफाइन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन तक एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ग्लोबल जो होता है, ये क्या करते हैं, ये किसी भी फंक्शन के अंदर ना डिफाइन करते हुए हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं। और इसका स्कोप कैसा होता है, तो इसका अगर हम स्कोप देखें, तो वो ग्लोबल स्कोप होता है। तो यह जो फंक्शन वेरिएबल होगा, कौन सा, ग्लोबल वेरिएबल, ये पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द स्क्रिप्ट टैग मस्ट बी प्लेस्ड इन। स्क्रिप्ट टैग जो होता है, उसे कहाँ रखा जाता है, कि हम हेड में केवल दे सकते हैं, या हेड एंड बॉडी दोनों जगह दे सकते हैं, या टाइटल एंड हेड में देते हैं, या ऑल ऑफ अबव। तो जो स्क्रिप्ट टैग होता है, उस स्क्रिप्ट टैग को चाहे तो आप हेड में दे सकते हैं, और चाहे तो आप बॉडी दोनों जगह में रख सकते हैं। यानी कि स्क्रिप्ट को हम हेड में भी लिख सकते हैं, और स्क्रिप्ट को बॉडी में भी लिख सकते हैं। अगला, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कॉल्ड abc.js? जैसे कि हमारे पास एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट सीट बनी हुई है, यानी कि एक हमने सीट बनाई हुई है, और जिसपे हमने स्क्रिप्ट टाइप की है, और उसको हमने अपने सिस्टम में सेव किया है। और किस नाम से सेव किया है, एबीसी के नाम से सेव किया है। डॉट जेएस क्या है, तो जावा का एक्सटेंशन है। और इस सीट को अगर हम अपने प्रोग्राम में लिंक करना चाहते हैं, या इस स्क्रिप्ट को अपने प्रोग्राम में लिंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सिंटैक्स है? तो लिंक करने के लिए, स्क्रिप्ट को जब हम लिंक करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। इसके साथ में एट्रीब्यूट कौन लगाते हैं, एसआरसी एट्रीब्यूट लगाते हैं। तो हम यहाँ पे देंगे स्क्रिप्ट एसआरसी इक्वल abc.js। तो abc.js देंगे, तो यहाँ पर ये सही हो जाता है। डी ऑप्शन सही है, सही यहाँ पर भी है। यहाँ पर SCR करना, यानी कि यहाँ पर दोनों ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है, बी भी सही है, यहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल आर सेपरेटेड बाय विच सिंबल? जो मल्टीपल डिक्लेरेशन होते हैं, उन्हें किस सिंबल के माध्यम से अलग किया जाता है? जैसे कि मल्टीपल डिक्लेरेशन का मतलब है कि हम एक ही लाइन में क्या करना चाहते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं। कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो किसके माध्यम से, लेट या कॉन्स्ट या वर कीवर्ड का यूज करते हुए। तो हम एक वर कीवर्ड का यूज करते हुए एक्स डिफाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू 20 करते हैं। दूसरा वाई डिफाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू जैसे कि 30 कर देते हैं। तीसरा जैसे कि जेड डिफाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू 5 कर देते हैं। लेकिन इन्हें हम क्या करना चाहते हैं, एक ही लाइन में देना चाहते हैं। अगर हम इसे सेम लाइन या वन लाइन सिंगल लाइन में, अगर हम इन वेरिएबल को सिंगल लाइन में डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो सिंगल लाइन में डिक्लेयर करने के लिए
किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा x कॉमा y कॉमा z इक्वल लगाएंगे, और इक्वल लगाने के बाद 20 कॉमा 30 कॉमा 5। तो ऐसे में क्या होता है, जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे ये वेरिएबल नेम दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में क्या होती रहती है, इन्हें वैल्यू असाइन होती रहती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि x को 20 असाइन हो जाएगा, y को जो होगा वो 30 असाइन हो जाएगा, उसी तरीके से जो z है उसको 5 असाइन हो जाएगा। लेकिन जब हम सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, हर वेरिएबल नेम और हर वैल्यू के बीच में कौन सा सिंबल यहाँ पे लगाना है, हमें कॉमा का सिंबल इंक्लूड करना है। और इसके साथ साथ में दूसरी कंडीशन यह भी रहती है कि जितने यहाँ पे वेरिएबल नेम होने चाहिए उतनी ही यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए, दोनों तरफ एक बराबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल नेम अधिक कर देते हैं, वैल्यू कम कर देते हैं, तो ये गलत होगा, एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है कि हम कॉमा का यूज करते हैं। अगला आता है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एंड होता है, और होता है, और दूसरा यहाँ पे जो दिया गया है नॉट होता है। लेकिन जो यहाँ पर ये दिया गया है ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। ये कौन सा ऑपरेटर है, तो ये है बिटवाइज, ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड है। जबकि ये जो है यह लॉजिकल एंड है, यह लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, जबकि यह लॉजिकल और ऑपरेटर है, लॉजिकल और ऑपरेटर है, जबकि ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, यह एक नॉट ऑपरेटर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिल्टर इन एंगुलर जेएस, एंगुलर जेएस का यह क्वेश्चन है, एंगुलर जावास्क्रिप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर एंगुलर जेएस का नहीं है, कौन सा है, यह पूछा जा रहा है कि कौन सा एक फिल्टर है जो एंगुलर जेएस का है, करेंसी या डेट या अपर केस या ऑल ऑफ अबव। तो ये सारे फिल्टर हैं कि हम क्या कर सकते हैं, डेटा को करेंसी, डेट, अपर केस इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन, एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन को, जैसा कि एक्सप्रेशन बिहेव इन द सेम वे एज एनजी बाइंड डायरेक्टिव, तो एक्सप्रेशन जो होती है वह एनजी बाइंड के जैसे ही क्या करती है, बिहेव करती है। जिस तरीके से एनजी बाइंड काम करता है उसी तरीके से एक्सप्रेशन काम करती है। दूसरा, तो यह भी बात सही है। दूसरा आता है, एक्सप्रेशन आर यूज टू बाइंड एप्लीकेशन डेटा टू एचटीएमएल, यहाँ पे ब्लाइंड नहीं बाइंड है, बाइंड एप्लीकेशन डेटा कि एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाता है कि एक जो एप्लीकेशन का डेटा है उस डेटा को एचटीएमएल में बाइंड कराने के लिए, तो यह भी सही है। फिर आता है, एक्सप्रेशन आर रिटन इनसाइड डबल ब्रेसेस, एक्सप्रेशन जो होती है उसे डबल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सही होता है, क्योंकि हम जो डेटा बाइंड कराना चाहते हैं किसमें, एचटीएमएल पेज में, चाहे तो डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसे अप्लाई कर लेते हैं, और चाहे हम एनजी बाइंड के साथ में अप्लाई कर लेते हैं। और दोनों का या एक्सप्रेशन का उद्देश्य क्या होता है कि आपने जो हमें डेटा दे रखा है उस डेटा को हमें क्या करना है, वेब पेज पर आउटपुट देना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो एनजी, यहाँ पर अगर हम एंगुलर जेएस में देखते हैं तो एंगुलर जेएस की जो फर्स्ट डायरेक्टरी होती है जिसके माध्यम से जावा इंजन यह समझता है कि हाँ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंगुलर जेएस एप्लीकेशन का कोड यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि बॉडी टैग में जाते हैं, तो बॉडी टैग में सबसे पहले हम एनजी ऐप डायरेक्टिव्स लगाते हैं। एनजी ऐप डायरेक्टिव लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, तो इसके लिए लगा देते हैं एक डिव एलिमेंट ही जैसे कि ले लेते हैं, जिसके साथ में लगाएंगे एनजी डैश इनिट, और इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इसके लिए जैसे कि a इक्वल 2 कर रहे हैं, और अगला जो वेरिएबल है वो जैसे कि b इक्वल 5 कर रहे हैं, और फिर इसको टर्मिनेट करते हैं, और इसके बाद कोटेशन क्लोज कर देते हैं, सिंबल क्लोज करते हैं। और अगर हम यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट में पास कर देते हैं a प्लस बी, तो ऐसे में आउटपुट के रूप में या वेब पेज में हमें क्या मिल जाएगा, 7 आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट क्या लगा हुआ है, एक्सप्रेशन को पास करा रहा है, कहाँ पास करा रहा है, एचटीएमएल पेज पर पास करा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, इन निम्नलिखित में से कौन सी एक्सप्रेशन सही है। तो एंगुलर जेएस की जो एक्सप्रेशन रखी जाती है वो कहाँ इनक्लोज की जाती है, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज की जाती है। यहाँ पे सिंगल लगा हुआ है, यह भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर
एक जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है और एक कर्ली ब्रैकेट है, तो ये भी गलत है। अंडरस्कोर ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो एक्सप्रेशन है वो डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखी जाती है। अगला, व्हाट इज अ मॉड्यूल इन एंगुलर जीएस? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंगुलर मॉड्यूल के लिए सही सिंटैक्स क्या है? एंगुलर जेएस का इनमें से कौन सा मॉड्यूल है? तो एंगुलर जेएस का अगर एंगुलर जेएस निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल है? और अगर हम मॉड्यूल की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन मॉड्यूल है या एप्लीकेशन मॉड्यूल है या एलिमेंट मॉड्यूल है या इनमें से कोई नहीं। तो एंगुलर जेएस जो है वो किस प्रकार का मॉड्यूल है? यह एक एप्लीकेशन मॉड्यूल है, क्योंकि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए किया जाता है। एंगुलर जेएस को मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, या इसका मेंटेनेंस मेंटेनेंस किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वह गूगल के द्वारा किया जा रहा है। और इसे कब विकसित किया गया था एंगुलर जेएस को? 2008 डैश कई जगह 2008 2009 हमें मिल रहा है, 2008-9 में इसे विकसित किया गया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स अलाउ वन टू यूज फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सी जो डायरेक्टिव्स होती है जो किसी फॉर्म को उपयोग करने की अनुमति देती है? तो कौन सी डायरेक्टिव्स है जो क्या अलाउ करा रही है? फॉर्म का यूज टू फॉर्म, फॉर्म के यूज की अनुमति करा रही है। एनजी ऐप है, एनजी फॉर्म है या एनजी कंट्रोलर है या एनजी बाइंड है? तो एनजी ऐप क्या है? तो यह एक डिक्लेरेशन है। यह बताता है यह यह डायरेक्टरी ये डिक्लेयर करती है कि एंगुलर जेएस एप्लीकेशन प्रयोग किया जा रहा है, कि क्या किया जा रहा है? एंगुलर जेएस एप्लीकेशन का इस प्रोग्राम में या इसके नीचे जो कोड दिया गया है उस कोड में एंगुलर जेएस एप्लीकेशन का कोड यूज किया जा रहा है। यह डिक्लेयर कराने के लिए हम एनजी ऐप लगाते हैं और ये सबसे टॉप पे लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे फॉर्म के साथ में काम कर रहे हैं, यह बताने के लिए क्या कराएंगे? एनजी फॉर्म लगाएंगे। और जो यहाँ पे डायरेक्टिव्स होती हैं एंगुलर की, जो भी डायरेक्टिव्स होंगी, एंगुलर डायरेक्टिव्स हमेशा किससे स्टार्ट होती हैं? एनजी प्रीफिक्स से ही स्टार्ट होती हैं। यह एनजी प्रीफिक्स, कोई भी डायरेक्टरी स्टार्ट हो, स्टार्ट में क्या लगेगा? एनजी ही लगेगा। अगला क्वेश्चन है, एंगुलर जेएस इज ए, एंगुलर जेएस क्या है? एचटीएमएल फ्रेमवर्क है या नेट फ्रेमवर्क है या जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है या ऑरेकल फ्रेमवर्क है? तो एंगुलर जेएस किसका फ्रेमवर्क है? जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनवैलिड एचटीएमएल इवेंट। इनमें से इनवैलिड एचटीएमएल इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे कि ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर, ऑन लोड या लोड, कौन सा गलत है? इनवैलिड पूछा जा रहा है तो कौन सा गलत है? लोड गलत है। ऑन लोड क्या करता है? तो वेब पेज, ये क्या करेगा? वेब पेज के लोड हो जाने पर इसको जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा उस इंस्ट्रक्शन को क्या कराता है? एग्जीक्यूट कराता है। जैसे कि अगर आपने कोई अलर्ट बॉक्स ही लगा रखा है जिसमें मैसेज दे रखा है, सेट किया है कि वेब पेज डाउनलोडेड सक्सेसफुली, तो जैसे ही वेब पेज क्या होगा, पूर्ण रूप से हमारे वेब ब्राउजर पर डाउनलोड होगा, तुरंत ये हमें मैसेज दे देगा। ऑन माउस आउट क्या करता है? तो ये दोनों जो है ये कैसे इवेंट है? तो ये दोनों कीबोर्ड इवेंट है। और कीबोर्ड इवेंट होने का मतलब कि जब हम बटन को दबाते हैं तो जिस टाइम बटन दबाई जा रही है उस टाइम नहीं, दोनों ये कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड इवेंट जो होते हैं वो ऑन की जो है ऑन की डाउन और ऑन की अप है। बट ये दोनों जो इवेंट है वो कैसे इवेंट है? माउस इवेंट है। और माउस इवेंट जैसे कि एक लाइन आपने या कोई भी पैसेज या हेडिंग दे रखा है, आप चाहते हैं जब उस पे हम माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो माउस पॉइंटर ले जाने पर कलर चेंज होना चाहिए और जब हटाते हैं तो अलग कलर या कोई भी एक्शन जो आप लागू करना चाहते हैं वो होना चाहिए। तो इसके लिए हम ऑन माउस आउट लगाते हैं हटाने के लिए, और माउस पॉइंटर ले जाने के लिए क्या करते हैं? ऑन माउस ओवर लगाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा गलत है? लोड गलत है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड इक्वलिटी ऑफ टाइप एज वेल एज कंटेंट बिटवीन टू वेरिएबल? तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है
कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं, कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर है जो यह फाइंड करता है कि जो दो वेरिएबल दिए गए हैं उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू बराबर होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, उनका टाइप भी इक्वल होना चाहिए। तो उसके प्रकार की इक्वलिटी पर भी जो काम करता है वो कौन सा होता है, वन सिंगल इक्वल होता है या ट्रिपल डबल इक्वल होता है या ट्रिपल इक्वल होता है। तो जो टाइप पर भी काम करता है, डेटा टाइप पर, वो कौन सा हो जाएगा, ट्रिपल इक्वल हो जाएगा। और ये जो इक्वल है ये किस प्रकार का ऑपरेटर है, तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। यह एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जबकि ये दोनों कैसे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। ये डबल इक्वल क्या करता है, वैल्यू को कंपेयर करता है, ना कि डेटा टाइप को कंपेयर करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर a बराबर कर देते हैं 5 और b बराबर कर देते हैं 5.0, और अगर हम एक्सप्रेशन लगाते हैं a डबल इक्वल b, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्यों ट्रू मिलेगा, क्योंकि 5 और 5.0 दोनों क्या है, वैल्यू एक बराबर है। बस क्या है, डेटा टाइप चेंज है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं a ट्रिपल इक्वल b, तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। फॉल्स क्यों मिलेगा, तो फॉल्स इस वजह से मिलेगा क्योंकि इसे वैल्यू के साथ साथ में डेटा टाइप भी सेम चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर एंगुलर जेएस। निम्नलिखित में से कौन एंगुलर जेएस के लिए वैलिड स्टेटमेंट या सही स्टेटमेंट नहीं है। तो एंगुलर जेएस के अनुसार सही स्टेटमेंट नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है, इट इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क पर आधारित है, तो ये सही है, यह बात सही बताई जा रही है। इट इज एडेड यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, एंगुलर जेएस को हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हुए या प्रयोग करते हुए यूज करते हैं, तो यह भी सही है कि हम हेड में क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं और फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, लिंक एसआरसी एट्रीब्यूट का यूज करते हुए लिंक डिफाइन करते हैं। इट इज अ फ्रेमवर्क रिटन इन सी, इस फ्रेमवर्क को सी लैंग्वेज या सी भाषा में लिखा गया है, तो यह गलत है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यह वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। अगला, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एक्सपोनेंशियल कौन सा होता है, जैसे कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये कौन सा है, तो यह बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर है, बिटवाइज एक्सऑर। जबकि ये कौन सा ऑपरेटर है, इसे हम मॉड्यूल ऑपरेटर बोलते हैं। यह हमें क्या करता है, शेष ज्ञात करके देता है, दो संख्याओं को भाग करने के बाद शेष जो निकलेगा वो हमें मॉड्यूल ज्ञात करके देता है। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑपरेटर दिया गया है ये क्या है, एक्सपोनेशन है। एक्सपोनेशन क्या करता है, तो यह मल्टीप्लाई यानी कि पावर के रूप में इस तरीके से मल्टीप्लाई करा के देता है। अगर यहाँ पे लिखा जाता है 5 डबल मल्टीप्लाई 2, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ये 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कराएगा, यानी कि इसको इवैल्यूएशन करने पर ये हमें निकलेगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25 आ जाएगी। अगर यहाँ पे दिया जाता है 2 एक्सपोनेशन 4, तो ऐसे में हमें इसको इवैल्यूएशन अगर हम देखेंगे तो क्या करेंगे, 2 को आपस में हमें 4 बार मल्टीप्लाई कराना है, और 4 बार मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें जो सही आंसर कौन सा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट कैन बी एक्सेस इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में एक एलिमेंट का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है, यानी कि जावा एलिमेंट कैन बी एक्सेस इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में एक तत्व या एलिमेंट का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है। एलिमेंट का उपयोग करके कहाँ पहुंचा जा सकता है, गेट एलिमेंट बाय नेम, यानी कि हम एलिमेंट का नेम यूज करते हुए उस एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं, एलिमेंट की आईडी यूज करते हुए उस एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं, एलिमेंट पे की जो क्लास है उस क्लास का भी यूज करते हुए हम इस एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा, ऑल ऑफ अबव सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव्स टू इनिशियलाइज एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को कौन इनिशियलाइज कराता है। तो इससे पीछे भी हम देख चुके हैं कि एंगुलर जेएस को इनिशियलाइज कराने के लिए हम कौन सा लगाते हैं, एनजी ऐप डायरेक्टिव्स का यूज करते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा एनजी ऐप। एनजी इनिट किसके लिए यूज किया जाता है, तो वेरिएबल, एंगुलर जेएस में वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए या वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
एनजी इनिट यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है। तो अगर हम वेब डिजाइनिंग में जावास्क्रिप्ट की भूमिका की बात करते हैं कि ये क्या भूमिका निभाता है, डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेज। वेब पेज के कंटेंट को डिफाइन करता है? नहीं, वेब पेज के कंटेंट को डिफाइन करने के लिए कौन भाषा है, तो वो एचटीएमएल ही है। स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेज, यह वेब पेज के लेआउट को स्पेसिफाई करता है, तो लेआउट के लिए भी कौन काम करता है, एचटीएमएल ही काम करता है। अगला आता है प्रोग्राम टू बिहेवियर ऑफ पेज। ये क्या है, ये एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, वेब पेज के बिहेवियर को बदलता है। और बिहेवियर को बदलने का मतलब जैसे कि हम यहाँ पर बना रहे हैं एक स्टैटिक वेब पेज, लेकिन उसमें क्या करता है, ये डायनामिक फंक्शनलिटीज, ये डायनामिक फंक्शनलिटीज या डायनामिक विशेषताएं लागू कराने की हमें अनुमति देता है या लागू कराता है। तो ऐसे में सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट गलत है। इनवैलिड स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो इनवैलिड स्टेटमेंट जैसा कि रिटन इनसाइड डबल ब्रेसेस, जो एंगुलर जेएस की एक्सप्रेशन होती है उसे डबल ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, तो यह सही है। राइट इनसाइड अ डायरेक्टिव्स एनजी बाइंड एक्सप्रेशन, यानी कि अगर हम डबल ब्रेसेस नहीं यूज करते हैं तो इसके लिए दूसरा क्या दिया गया, एक्सप्रेशन को वेब पेज पर बाइंड कराने के लिए एनजी बाइंड डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लाइंड नहीं, बाइंड होगा, BIND। रिटर्न द रिजल्ट एग्जैक्टली वेयर द एक्सप्रेशन इज राइट, और यहाँ जहां पर एक्सप्रेशन को राइट किया जाता है एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर रिजल्ट को रिटर्न किया जाता है। तो यह भी बात सही है कि हम जहां पर क्या करते हैं, जिस एलिमेंट के बाद में एक्सप्रेशन लगाते हैं उसी एलिमेंट के बाद में क्या होगा, हमें वैल्यू रिटर्न करके आउटपुट दिया जाएगा। अगला आता है एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन आर डिफाइंड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। एंगुलर जेएस की जो एक्सप्रेशन होती है वो जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन से अलग तरीके से डिफाइन की जाती है। मतलब जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में एक एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं उस तरीके से हम नहीं करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की होती है, यह बताया गया। तो यह यहाँ से गलत हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हम एक्सप्रेशन, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है a बराबर 10 है और b बराबर 20 है, और जावा में हम क्या करते हैं, जावा में भी डायरेक्टली इसी तरीके से अगर हम आउटपुट देना चाहते हैं तो क्या लगाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जैसे कि ले लेते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, वेब पेज पर आउटपुट देता है या वेब पेज पर रिजल्ट को बाइंड करता है। तो आउटपुट देने के लिए यह कमांड यूज करते हैं, और यहाँ पे हम अगर लगा देते हैं a प्लस बी, तो एक्सप्रेशन हमारी क्या है, a प्लस बी है, और आउटपुट हमें क्या मिल जाता है, 10 और 2 12 मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम एंगुलर में आते हैं तो एंगुलर में भी हम क्या करेंगे, डबल कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे a प्लस बी लगा देते हैं, क्योंकि डबल कर्ली ब्रैकेट क्या करता है, यहाँ पर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करा करके और उसके रिजल्ट को वेब पेज पर दे देता है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। तो ये दोनों, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो और चाहे वो एंगुलर जावा स्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन हो, दोनों एक्सप्रेशन एक समान ही डिफाइन की जाती हैं। कुछ अंतर रहता है, अंतर ये रहता है कि एंगुलर जेएस की एक्सप्रेशन जो होती है वो एचटीएमएल कंटेंट के अंदर डिफाइन की जाती है, जबकि जावा स्क्रिप्ट की जो एक्सप्रेशन होती है वो एचटीएमएल एलिमेंट के बाहर डिफाइन की जाती है, लेकिन रहती वह उसी वेब पेज में ही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एनजी रिपीट डायरेक्टिव्स। इनमें से एनजी रिपीट डायरेक्टिव्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा जा रहा है। तो एनजी रिपीट डायरेक्टिव्स जो हम एंगुलर जेएस में यूज करते हैं उसके बारे में कौन सा सही नहीं है, रिपीट एन एचटीएमएल एलिमेंट। ये एचटीएमएल एलिमेंट को रिपीट कराता है, तो एलिमेंट को रिपीट नहीं कराता है, तो यही गलत हो जाता है। ये क्या करता है, एलिमेंट एक जो आपने स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल बना रखा है और उस वेरिएबल के अंदर क्या एक स्टोर एरे स्टोर कर रखी है, तो उस एरे की वैल्यू को क्या कराता है, रिपीट कराता है। या जैसे कोई आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्या कराता है, रिपीट कराता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर यूज टू गेट डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल का डेटा टाइप प्राप्त करने के लिए आप किस कीवर्ड का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, और यहाँ पर ये जो टी रहेगी वो स्मॉल ही रहेगी, कैपिटल नहीं होगी। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, डेटा टाइप बताता है।
अगला आता है वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर यूजिंग। जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होते हैं वो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए नहीं डिक्लेयर किए जा सकते हैं? तो जैसा कि हम लेट का यूज करते हैं, कॉन्स्ट का यूज करते हैं, लेकिन सेट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैन नॉट पूछा गया है। हम वर्क कीवर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सारे वर्ड क्या रहेंगे? स्मॉल ही रहेंगे। इसके अलावा लेट के साथ साथ में क्या यूज कर सकते हैं? कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं। अगला आता है विच क्लास प्रॉपर्टी मेक एन इमेज ट्रांसपेरेंट। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करेगी? एक इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाएगी। और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओपेसिटी लगाते हैं। हम जिसे भी ट्रांसपेरेंट करना चाहें उस पे क्या लगाएंगे? ओपेसिटी लगाएंगे। तो ये W3 CSS का क्वेश्चन है कि W3 क्लास लगाएंगे और इसकी ओपेसिटी सेट कर देंगे। तो W3 ओपेसिटी क्लास का यूज करते हैं। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विच जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट का उपयोग विभिन्न एक्शंस या क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है और विभिन्न कंडीशन के अनुसार? यानी कि कौन सा स्टेटमेंट होता है जिस स्टेटमेंट को हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शन में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अनुसार यूज करते हैं? तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? इफ स्टेटमेंट लगाते हैं कि हम क्या करते हैं? अलग अलग कंडीशन के अनुसार क्या कराते हैं? अपने स्टेटमेंट को या अपनी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कराते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ प्रीफिक्स फॉर डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स के लिए कौन सा प्रीफिक्स होता है? तो डायरेक्टिव्स के लिए एनजी प्रीफिक्स रहता है। स्मॉल एन है तो एनजी प्रीफिक्स लगाया जाता है। कोई भी एंगुलर जेएस की डायरेक्टिव्स हो हमेशा वो एनजी से ही स्टार्ट होगी। अगला आता है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज। जावास्क्रिप्ट क्या चेंज कर सकता है? एचटीएमएल के कंटेंट को बदल सकता है, एचटीएमएल एट्रीब्यूट को बदलता है, एचटीएमएल की स्टाइल को बदल सकता है, या ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इन सभी को बदल सकता है। अगला आता है विच स्टेटमेंट इज यूज टू कम आउट स्विच ब्लॉक। स्विच ब्लॉक के साथ में निम्नलिखित में से कौन यूज किया जाता है? तो स्विच ब्लॉक के साथ में ब्रेक यूज किया जाता है। ब्रेक क्या करता है? जैसे कि स्विच जो है, स्विच क्या करता है? केस पे काम करता है। आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एक्स के नाम से और इस वेरिएबल में डाल दिया है आपने ए ग्रेड या बी डाल दिया है। और इसके बाद में हम क्या करते हैं? स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं और स्विच स्टेटमेंट को असाइन कर देते हैं क्या? एक्स। अब ये क्या करेगा? एक्शन लागू करेगा। इसके पास पहला केस है, ये पहले केस के पास जाएगा और पहले केस के पास जैसे कि ए वैल्यू दी गई है और फिर ए वैल्यू देने के बाद में इसका जो रिजल्ट है, इसी के साथ में एक और वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना होगा। दूसरा वेरिएबल जैसा कि हम ले लेते हैं रिजल्ट, और इस रिजल्ट की जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड कर देते हैं, मतलब कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं डालते हैं। अगर केस ए मैच हो जाता है तो केस ए मैच होने के बाद क्या किया जाएगा? जो रिजल्ट के अंदर रिजल्ट वेरिएबल है इसे क्या असाइन किया जाएगा? योर ग्रेड इज ए। यह आ जाएगा। कोटेशन क्लोज करते हैं। अदरवाइज ब्रेक यहाँ पे लगाएंगे। ब्रेक अगर ये केस मैच नहीं होता है तो ऐसे में क्या होगा? केस 2 के पास जाएगा स्विच स्टेटमेंट। केस 2 के पास बी स्टेटमेंट दिया गया है। बी स्टेटमेंट अगर एक्स में बी आया है, केस 2 के पास भी बी है, दोनों को मैच करेगा। जब मैच हो जाएगा तो जो रिजल्ट वेरिएबल जिसके पास कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है उस वेरिएबल में यह को क्या असाइन कर दिया जाएगा? योर ग्रेड इज योर ग्रेड इज बी असाइन कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ से बी निकल के आएगा और फिर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर अब कंडीशन क्या होगी? अगर एक्स के अंदर ए स्टोर कर दिया जाए तो ए स्टोर करने पर ये क्या करेगा? इस स्टेटमेंट इस वाली एक्सप्रेशन को एक्सक्यूट कराएगा और एक्सक्यूट कराने के बाद ये यहीं से प्रोग्राम को क्या कर देगा? बाहर निकाल, यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट को बाहर निकाल देगा। प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट के साथ में हम ब्रेक का यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय। जावास्क्रिप्ट को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ब्रैंडन ईच के द्वारा जावास्क्रिप्ट को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यू एट अ टाइम।
एक जो वेरिएबल होता है वो एक समय में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है या होल्ड कर सकता है, तो वो एक वैल्यू स्टोर कर सकता है या एक वैल्यू होल्ड कर सकता है। अगर हम मल्टीपल वैल्यू से होल्ड कराएंगे तो वो किसके रूप में, ऑब्जेक्ट या एरे के रूप में देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, इंटीजर वेरिएबल इज डिक्लेयर यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स इन जेएस। जावा स्क्रिप्ट में इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स यूज करते हैं, तो इसके लिए हम वर नम का यूज करते हैं। कोई भी यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लिया गया है, सीधा सा प्रोसेस है कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो वर कीवर्ड का यूज करते हैं, स्मॉल वी रहेगा। और नम क्या है, हमारा नंबर है, जो भी हम नंबर देना चाहते हैं। इंट नम, यह कोई भी डिक्लेरेशन नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में इंट के नाम से कोई भी हमें कीवर्ड नहीं लगाना होता है, ना तो इंटीजर लगाना होता है। हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वर कीवर्ड का ही यूज करते हैं, जैसे कि लगाते हैं वर x इक्वल 25। अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड अंडर द नेम। जावास्क्रिप्ट को मूल रूप से किस नाम के तहत विकसित किया गया था, तो जावास्क्रिप्ट को मूल नाम के तहत जो विकसित किया गया था, या इसका जो मूल नेम है, ओरिजिनल नेम है, वो नेम है मोचा, MOCHA। अगला था, विच वाज द फर्स्ट ब्राउजर टू सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। पहला ब्राउजर जिसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट किया, तो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करने वाला पहला ब्राउजर कौन सा था, तो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करने वाला जो फर्स्ट ब्राउजर है वो है नेटस्केप। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू इंक्लूड एक्सटर्नल जेएस कोड इनसाइड योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से किस एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, किसी एक्सटर्नल जेएस कोड को अगर हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं तो कौन सा एट्रीब्यूट लगाते हैं, तो एसआरसी एट्रीब्यूट लगाते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल सीट है जावास्क्रिप्ट की, तो उसको हम पहले स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, कहाँ, हेड टैग के अंदर। और स्क्रिप्ट टैग में क्या डिफाइन करता है, कौन सा एट्रीब्यूट लगाते हैं, एसआरसी एट्रीब्यूट लगाते हैं, और फिर वो यूआरएल दे देते हैं जिस यूआरएल को हमें यहाँ पर होल्ड करना है, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। अगला आता है, जावास्क्रिप्ट इज डिजाइन फॉर फॉलोइंग पर्पस। जावास्क्रिप्ट को किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था या किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया, टू एग्जीक्यूट क्वेरी रिलेटेड टू डीबी ऑन सर्वर, to style HTML page, to add interactive to HTML page, to perform server side scripting operation। तो इसे जो विकसित किया गया है वह विकसित किया गया है, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है। तो इनमें से तो जावास्क्रिप्ट निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया, एग्जीक्यूट क्वेरी रिलेटेड, तो यह नहीं है। स्टाइल एचटीएमएल पेज, स्टाइल के लिए सीएसएस लगाया गया है। एड इंटरेक्टिविटी टू एचटीएमएल पेज, एचटीएमएल पेज में इंटरेक्टिविटी लागू करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंगुलर जेएस इज अ टाइप ऑफ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर। एंगुलर जेएस जो है वह एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, किसके लिए, फ्रंट एंड के लिए है, बैक एंड के लिए है, या फुल एंड के लिए है, या इन सभी के लिए है। तो ये किस पर आधारित है, तो यह फ्रंट एंड एप्लीकेशन पर आधारित है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन पर आधारित है एंगुलर जेएस। अगला आता है, व्हाट इज बिल्ट इन पाइप इन एंगुलर जेएस। इनमें से बिल्ट इन पाइप कौन है, एंगुलर जेएस में बिल्ट इन पाइप क्या है, या एंगुलर जेएस में बिल्ट इन पाइप किसे कहा जाता है, जैसे कि डेट पाइप है, अपर केस पाइप है, लोअर केस पाइप है, ऑल ऑफ अबव, तो ये सभी हैं। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑल ऑफ अबव सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स आर यूज टू एंगुलर जेएस। निम्नलिखित में से कौन सी डायरेक्टिव्स एंगुलर जेएस में यूज की जाती हैं, तो एंगुलर जेएस में यूज की जाने वाली जो डायरेक्टिव्स हैं, जैसे कि ng app होता है, ng init होता है। विच फॉलोइंग डायरेक्टिव्स आर यूज इन एंगुलर जेएस, तो एंगुलर जेएस में ng app यूज किया जाता है, ये nc init दिया गया है, तो nc init नहीं होता है, ng init होता है, तो ऐसे में ये गलत है और ये स्मॉल n ही रहेंगे, तो ए ऑप्शन सही है। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईडीईज आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट फॉर एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस को डेवलप करने के लिए या एंगुलर जेएस को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आईडीई
एप्लीकेशन या आईडीई का यूज किया जाता है? सबलिम टेक्स्ट एडिटर का या एक्लिप्स का या विजुअल स्टूडियो कोड का? तो ये तीनों क्या है? टेक्स्ट एडिटर हैं। तो इन सभी का आईडीई आधारित टेक्स्ट एडिटर है। तो इन सभी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? एंगुलर जेएस के कोड को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय, जावास्क्रिप्ट को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ब्रांडन ईच के द्वारा इसे विकसित किया गया था। 43 का जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यू एट अ टाइम। एक जो वेरिएबल होता है वो एक समय में कितनी वैल्यू स्टोर करता है या होल्ड करता है? तो एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अगला आता है, द एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल। जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट जेएस होता है। डॉट एचटीएमएल किसका होता है एक्सटेंशन? तो यह वेब पेज का एक्सटेंशन होता है। जब वेब पेज का एक्सटेंशन पूछा जा रहा है तो डॉट एचटीएमएल है। सीएसएस किसका होता है? तो ये स्टाइल सीट का एक्सटेंशन जो है वो क्या है? वो है डॉट सीएसएस। अगला क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट इज आइडियल टू। जावास्क्रिप्ट के लिए आदर्श है, मेक कंप्यूटेशंस इन एचटीएमएल सिंपलर। तो एचटीएमएल के कंप्यूटेशन को क्या कर देता है? आसान करता है। मिनिमाइज स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑन द वेब सर्वर। वेब सर्वर पर स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट्स को कम करता है। ये इंक्रीज द डाउनलोड टाइम फॉर क्लाइंट। क्लाइंट के लिए जो डाउनलोडिंग टाइमिंग है यानी कि वेब पेज को डाउनलोड करने का टाइम है वो बढ़ाता है। या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या करता है जावास्क्रिप्ट? मिनिमाइज स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑन द वेब सर्वर। ये वेब सर्वर पर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। अगला, मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल आर सेपरेटेड बाय सिंबल। अगर हम मल्टीपल वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सा यूज करते हैं? सिंबल, कॉमा यूज करते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पीछे भी क्वेश्चन ये आ चुका है। अगला आता है, विच टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इज। जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बेस्ड लैंग्वेज है या फिर असेंबली लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है? तो जावास्क्रिप्ट जो है यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ए ऑप्शन सही, ना कि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। तो नीचे जो कोड यहाँ पे दिया गया है इस कोड को हमें एग्जीक्यूट कराना है और जब अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? जैसा कि है, एक वेरिएबल लिया जाता है जिसमें 5 है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 1 है और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है ओबीजे के नाम से यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जिसके अंदर x प्रॉपर्टी बनाई जाती है और x की जो वैल्यू है वो 10 है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला दिया जाता है विथ फंक्शन। विथ फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं और इस फंक्शन को हम क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई इसके अंदर अलर्ट कराते हैं और अलर्ट कराएंगे y को। तो जब अलर्ट कराएंगे y को तो y को अलर्ट कराने पर हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? तो y के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर है? अब जैसे कि यहाँ पे विथ ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट के साथ में एक्सिक्यूट कराएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ओबीजे जब आएगा तो x की वैल्यू इसके अंदर आएगी और जब x के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है तो हमें क्या कराना है? अलर्ट पर एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स शो करना है और उस अलर्ट डायलॉग बॉक्स में y की वैल्यू शो करेंगे। y की वैल्यू असाइन जो की गई है या यहाँ पर डिक्लेयर की गई है वो 1 डिक्लेयर की गई है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ए सही है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज द कंडीशनल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित में से किसे कंडीशनल एक्सप्रेशन कहा जाता है? अल्टरनेटिव टू इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट या इफ देन एल्स स्टेटमेंट या इमीडिएट इफ। तो जो यहाँ पर पूछा गया है कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन कौन सी होती है? जो कंडीशन के आधार पर एग्जीक्यूट कराते हैं अपने एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट को, तो उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव टू इफ एल्स स्टेटमेंट। तो 50 का जो ऑप्शन सही है वह 50 का डी ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन जावास्क्रिप्ट व्हाट इज द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में
जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट का ब्लॉक क्या है? तो जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट का अगर हम ब्लॉक देखते हैं, कंडीशनल ब्लॉक होता है या ब्लॉक दैट कंबाइन अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट, या बोथ कंडीशनल ब्लॉक एंड सिंगल स्टेटमेंट, या ब्लॉक दैट कंटेन अ सिंगल स्टेटमेंट। तो जावास्क्रिप्ट में जो ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक क्या है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एक सिंगल स्टेटमेंट दिया जाता है, एक ऐसा ब्लॉक ब्लॉक जिसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट पास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंटरप्रेटर इनकाउंटर एन एम्प्टी स्टेटमेंट व्हाट इट विल डू। तो जब जो इंटरप्रेटर होता है को खाली स्टेटमेंट या एक ब्लैंक स्टेटमेंट दिया जाता है, तो ये क्या करता है? तो जब भी आप क्या करेंगे, इंटरप्रेटर को एक ब्लैंक स्टेटमेंट देंगे, तो इंटरप्रेटर को ब्लैंक स्टेटमेंट पर देने पर ये क्या कार्य करेगा, सो द वार्निंग, आपको वार्निंग शो कराएगा, या प्रॉम्प्ट टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट पूरा करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा या कहेगा, या थ्रो एन एरर की एक एरर राइज करके या एरर हमें जनरेट करके देगा, या इग्नोर द स्टेटमेंट, ये आपके स्टेटमेंट को इग्नोर करा देगा। तो ये क्या कराता है, इग्नोर करा देता है, ना तो हमें एरर देगा, ना ही कोई वार्निंग देगा, ना ही हमसे वैल्यू को एंटर कराने के लिए या स्टेटमेंट को कंप्लीट कराने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, बल्कि ये क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है उस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन एंड वर्क आर नोन एज। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ये क्या है, वर्क क्या है, तो ये दोनों क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं फंक्शन डिफाइन करने के लिए। तो फंक्शन जो है ये क्या होता है, ये होता है फंक्शन जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए या फंक्शन डिफाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि वर्क का प्रयोग करते हैं किस लिए, तो वेरिएबल बनाने के लिए या वेरिएबल डिफाइन करने, इसके माध्यम से वेरिएबल को डिफाइन या डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग गिवन सिंटैक्स ऑफ द स्विच स्टेटमेंट द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द लेबल यूजिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। स्विच स्टेटमेंट के निम्नलिखित दिए गए सिंटैक्स में जो स्टेटमेंट है, एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग करते हुए क्या किया जाएगा, लेबल किया जाएगा। तो यहाँ पे कंपेयर करते हुए क्या करेगा, इसे कौन सी एक्सप्रेशन को कंपेयर करेगा और उसे लेबल कराएगा। तो जैसा कि एक्सप्रेशन में दिया गया है कि स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, यहाँ पे स्विच का एस स्मॉल रहेगा, एक्सप्रेशन और उसके अंदर स्टेटमेंट दिया जाता है। तो ये क्या करेगा, डबल इक्वल यानी कि ट्रिपल इक्वल पे काम करता है, या डबल यानी कि इसका उद्देश्य ये बताया गया है कि यहाँ पर स्विच को आप जो एक्सप्रेशन देते हैं उस एक्सप्रेशन की केवल वैल्यू को मैच करता है, या वैल्यू के साथ साथ में उसके डेटा टाइप को भी मैच करता है जो स्टेटमेंट में दिया गया है। तो इस तरीके से ये डबल इक्वल की मैकेनिज्म पे काम कर रहा है या ट्रिपल इक्वल के मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, कौन, स्विच स्टेटमेंट। तो जो स्विच स्टेटमेंट होता है ये ट्रिपल इक्वल के मैकेनिज्म पे काम करता है, जहां पर क्या चाहिए, इसे सेम वैल्यू यानी कि वैल्यू एंड डेटा टाइप, वैल्यू एंड वैल्यू का डेटा टाइप जो होना चाहिए दोनों इक्वल होने चाहिए या समान होने चाहिए, तब ये क्या कराएगा, एग्जीक्यूट कराएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी हैपन इफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड इज एक्सिक्यूट। निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट को जब भी एक्सिक्यूट किया जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल वी स्मॉल बनाएंगे, वर काउंट, काउंट की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर व्हाइल, व्हाइल क्या है, यह भी एक कीवर्ड है, और ये क्या होता है, लूप होता है। व्हाइल लूप लगाया गया है कि जब तक काउंट काउंट लेस देन 10, कि काउंट की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है, और जब तक काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, 10 से छोटी रहेगी, कंसोल डॉट लॉग काउंट और काउंट प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या है, ये इंक्रीमेंट है, और कैसा इंक्रीमेंट है, प्री है या पोस्ट है, तो यह पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट होने का मतलब पहले वैल्यू क्या होगी, जुड़ेगी, पहले वैल्यू असाइन होगी और फिर उसके बाद क्या होगी, जुड़ेगी। तो यहाँ पर, और ये व्हाइल क्या होता है, तो ये व्हाइल जो है ये लूप है, और लूप का काम क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो कंडीशन दी है, जब तक इस कंडीशन को ट्रू नहीं कर लेता, अभी ये जो कंडीशन आ रही है काउंट लेस देन 10, काउंट जो है वह क्या है, छोटा है,
तो जब तक ये कंडीशन को क्या करा नहीं लेता है, सेटिस्फाई नहीं करा लेता है, तब तक ये क्या करता रहेगा, काउंट की वैल्यू एक एक प्लस करता रहेगा। और जब ये काम करता रहेगा तो लास्ट में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एन एरर इज डिस्प्ले। इस स्टेटमेंट में ये हमें एरर को डिस्प्ले कराएगा या एरर शो करेगा, या एक्सेप्शन इज थ्रो, ये एक्सेप्शन के थ्रू रन हो जाएगा, या द वैल्यू ऑफ काउंट वेरिएबल आर लॉग्ड आर स्टोर इन अ पर्टिकुलर लोकेशन आर स्टोरेज, या द वैल्यू काउंट फ्रॉम 0 to 9 डिस्प्ले इन द कंसोल। ये कंसोल के अंदर 0 से 9 तक वैल्यू डिस्प्ले कराएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये इस वैल्यू को कंटिन्यू शो कराएगा जब तक क्या रहेगा कि काउंट की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी तब तक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द जावा फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है। तो यहाँ पर एक इंटीजर एक्स, यहाँ पर इंट नहीं लगाएंगे, एक वर कीवर्ड लगाएंगे, वर यूज करते हैं। वर एक्स की वैल्यू 8 है। इफ एक्स ग्रेटर 9, अगर एक्स बड़ा होगा 9 से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से क्या कराया जाएगा, 9 राइट कराया जाएगा। अदरवाइज, एल्स का मतलब क्या होता है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंडीशन ट्रू होने पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होने पर क्या होगा, इस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट ना करते हुए कहाँ पहुंचता है, एल्स पे, और एल्स कहाँ पहुंचा देता है, डॉक्यूमेंट राइट डॉट राइट पर पहुंचा देगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी। तो x की वैल्यू 8 है और यहाँ पे 9 है। कंडीशन क्या हो रही है, 8 बड़ा है 9 से, कंडीशन फॉल्स हो रही है, और फॉल्स होने पर कहाँ आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करेंगे x को। तो आउटपुट हमें यहाँ से जो मिलेगा वह आउटपुट 8 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड के लिए कौन सा सही आउटपुट होगा या कौन सा सही आंसर होगा। तो स्क्रिप्ट दी गई है राइट साइड में हमें। स्क्रिप्ट में अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी स्क्रिप्ट है, इसके दो पार्ट हैं, ये यहाँ से अलग पार्ट है और राइट साइड में अलग है। कीवर एक वेरिएबल लिया जाता है ग्रेड सी के नाम से, ग्रेड के नाम से, जिसके अंदर सी वैल्यू रखी जाती है, और फिर दूसरा एक वेरिएबल लिया जाता है जहां पर रिजल्ट के नाम से, और इसकी वैल्यू कैसी, अनडिफाइंड, यानी कि इसे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई है। स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं और इसे ग्रेड वेरिएबल असाइन कर देते हैं। पहला केस है केस ए, अगर मैच हो जाता है तो ये क्या करेगा, रिजल्ट में 10 प्लस करा करके और रिजल्ट को असाइन कर देगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो रिजल्ट है ये क्या काम करेगा, अगर इसका इवैल्यूएशन करते हैं तो रिजल्ट इक्वल रिजल्ट प्लस 10 कराएगा। और अगर ये एक्सिक्यूट हो जाता है तो ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज कैश बी पे जाएंगे और कैश बी में क्या कराएगा, 9 प्लस कराएगा रिजल्ट के अंदर। और अगर 9 प्लस हो जाता है तो ब्रेक एक्सिक्यूट होगा। अगर बी केस नहीं मैच होता है तो सी केस पे जाएगा, और फिर जब कोई भी केस नहीं मैच हो रहा होगा तो डिफॉल्ट केस जो होगा एक्सिक्यूट होगा जाके, कि रिजल्ट वेरिएबल को क्या कराया जाएगा, 0 असाइन कराया जाएगा, रिजल्ट में 0 प्लस कर दिया जाएगा, और लास्ट में रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेड के अंदर क्या है, सी पड़ा हुआ है, तो सी कहाँ पर है, किस केस के पास में है, यहाँ पर मैच हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करेगा, जो रिजल्ट है, रिजल्ट बराबर रिजल्ट प्लस 8 कर देगा। तो ऐसे में फाइनल रिजल्ट के अंदर क्या आ गया, रिजल्ट की वैल्यू 8 हो गई, और यहाँ से रिजल्ट की वैल्यू क्या कर दी जाएगी, प्रिंट कर दी जाएगी। तो आंसर जो हमें मिलेगा वो कौन सा, 8 मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है, Which of the following is the correct output for the following JavaScript code? JavaScript कोड के अनुसार, निम्नलिखित कोड के अनुसार कौन सा आउटपुट सही होगा। तो यहाँ पर भी एक स्क्रिप्ट ही दी गई है। इस स्क्रिप्ट में अगर हम देखते हैं तो ये इफ कंडीशन पर आधारित है कि एक वेरिएबल लिया जाता है, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल लिए जाते हैं, कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर एक्स बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वाई के, तो एक्स वाई दोनों बराबर होने पर क्या करा दिया जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से दे दी जाएगी। इल्स अगर x की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ट्रू होने पर ये एक्सिक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये एक्सिक्यूट कराएगा, और अगर फॉल्स हो जाती है तो ये कहाँ आ जाएगा, इल्स इफ पर आ जाएगा, तो ये फॉल्स पर आगे बढ़ जाएगा, इसे एक्सिक्यूट नहीं कराएगा। यहाँ पे देखिएगा कि x जो है अगर बराबर होगा y से,
तो x बराबर y होने पर ही क्या कराएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये लाइन में लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो लाइन है यह रिपीट हो चुकी है। फिर तीसरा यहाँ पे लगाया जाता है और ये कीवर्ड डी स्मॉल ही रहेंगे। फिर जब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि x की वैल्यू, अब x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और इधर की वैल्यू कितनी है, 2 है, या ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। और जब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कंडीशन फॉल्स होने पर हम कहाँ आ जाएंगे, नीचे इल्स के पास। दूसरा इल्स इफ बैठा हुआ है, ये चेक करेगा कि x की वैल्यू इसे 3 मिल रही है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो ऐसे में ये भी कंडीशन फॉल्स हुई। जब फॉल्स हुई तो कहाँ बढ़ेंगे, इल्स के पास में, तो यहाँ से भी फॉल्स हो रहा है। और जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या दिया गया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि इल्स के पास कोई कंडीशन नहीं है। और ये क्या कर रहा है, जेड की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, तो जेड की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से हमें जो आउटपुट मिलेगा या जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट क्या मिलेगा, वह रिजल्ट के रूप में हमें यहाँ से 0 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इल्स और क्या कंडीशन हो रही है, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की कंडीशन है, y यहाँ पर दूसरा जो लगा हुआ है, फिर यही रिपीट हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे रिपीट अलग होता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सेम रिपीट हो गया है, बट फिर भी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर मिल जा रहा है वो कौन, 0 मिल जा रहा है, क्योंकि ये 3 2 बराबर नहीं है। जब बराबर होंगे नहीं तो ये एक्सिक्यूट होंगे नहीं, सारी कंडीशनें। ये यहाँ से भी क्या हुआ, ये भी कंडीशन फॉल्स वैल्यू ही एक्सिक्यूट करा रही है, और ये भी कंडीशन क्या है, फॉल्स ही वैल्यू एक्सिक्यूट करा रही है। तो जब फॉल्स हो जाता है तो लास्ट में जो डिफॉल्ट में पड़ा हुआ स्टेटमेंट है वो आउटपुट दे देगा या एक्सिक्यूट हो जाएगा, और लास्ट में क्या है, जेड की वैल्यू को प्रिंट किया जाता है, और जेड के अंदर है क्या, 0। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल take precedence over other if the name are the same। निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल है यदि नेम समान है, यानी कि अगर नाम एक जैसे होंगे तो कौन सा जो वेरिएबल होता है जो दूसरों पर प्राथमिकता यानी कि प्रेसिडेंस लागू करता है, ग्लोबल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल एलिमेंट, या लोकल एलिमेंट नहीं होगा, वो लोकल वेरिएबल होगा। यहाँ पे लोकल वेरिएबल होना चाहिए क्योंकि वेरिएबल पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा लोकल वेरिएबल। तो कौन सा वेरिएबल होता है जब क्या है, जैसे कि एक ग्लोबल वेरिएबल भी x के नाम से बना हुआ है, दूसरा लोकल वेरिएबल भी x के नाम से बना हुआ है, इसके अंदर 10 दिया गया है, इसके अंदर 20 दिया गया है। ये कैसा है, ग्लोबल वेरिएबल इसको मान लेते हैं, जबकि ये कैसा है, तो ये एक लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पर प्रेसिडेंस किसको दी जाएगी, किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो यहाँ पर लोकल वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। तो सही जो आंसर होगा वो कौन सा, बी। अगला, which of the following is the correct way for calling the जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट कोड को कॉल करने का सही तरीका क्या है, प्रोसेसर या ट्रिगर इवेंट या आरएमआई या फंक्शन और मेथड। तो हम जावास्क्रिप्ट के कोड को किसके माध्यम से, फंक्शन या मेथड के माध्यम से कॉल करते हैं। अगला, which of the following type of a variable is volatile। निम्नलिखित में से कौन सा, किस प्रकार का जो वेरिएबल है वो वोलेटाइल वेरिएबल है, म्यूटेबल वेरिएबल या डायनेमिक वेरिएबल या वोलेटाइल वेरिएबल। तो वोलेटाइल वेरिएबल क्या होगा, वोलेटाइल वेरिएबल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू हेक्साडेसिमल लिटरल बीइंग। निम्नलिखित में से कौन यह दर्शाता है कि यहाँ पर जो हेक्साडेसिमल वैल्यू दी गई है, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू की जो शुरुआत कराता है वो कौन, 0x। 0x चाहे स्मॉल लगाएं चाहे हम कैपिटल लगाएं, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन सही है। हेक्साडेसिमल वैल्यू हमेशा किससे स्टार्ट होती है, 0x से स्टार्ट होती है। चाहे हेक्साडेसिमल जो वैल्यू होती है इसका बेस कितना होता है, तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू पाई जाती हैं, तो इसके अंदर 0 से 9 तक डिजिट, और इसके साथ साथ में A से F तक के अक्षर होते हैं। अगला, when there is an
indefinite or infinite value during an arithmetic computation in a program, then JavaScript print. तो जब किसी प्रोग्राम में क्या होता है, इनडेफिनिट यानी कि कैलकुलेशन के दौरान अनिश्चित या अनंत मान होता है, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू होती है कि यहाँ पर क्या है, अरिथमेटिक कंप्यूटेशन हो रहा है, लेकिन उस कंप्यूटेशन की जो वैल्यू है वो कैसी है, इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अंतहीन, जो वैल्यू समाप्त ही नहीं हो रही है। तो अंतहीन वैल्यू होने पर जावास्क्रिप्ट हमें क्या प्रिंट करके देता है, प्रिंट एन एक्सेप्शन एरर, ये एक्सेप्शन एरर देगा, या ओवरफ्लो एरर हमें शो कराएगा, या इनफाइनाइट शो कराएगा। तो हमें इनफाइनाइट शो कराएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द जावास्क्रिप्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एरर। निम्नलिखित में से जावास्क्रिप्ट में में से जावास्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से किसे एरर नहीं माना जाता है। जावास्क्रिप्ट व्हिच वन ऑफ द नॉट कंसीडर एज एरर, एरर के रूप में नहीं माना जा रहा है। सिंटैक्स एरर, या मिसिंग और सेमीकोलन कॉलन्स, या डिवीजन बाय जीरो, या मिसिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो एरर डिवीजन बाय जीरो, इसे नहीं माना जाता है। सिंटैक्स एरर भी मिलता है, सेमीकोलन मिसिंग एरर भी मिलता है, और अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो भी एरर ही एग्जीक्यूट करता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शन ऑफ द नंबर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट अ नंबर विथ अ डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल। तो क्वेश्चन दिया गया है जो कि जो नंबर ऑब्जेक्ट का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन डेसिमल के राइट यानी कि दाईं ओर की डिजिट की एक अलग संख्या के साथ एक संख्या को प्रारूपित कर देता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शन, दिया जाने वाला जो फंक्शन है, टू द नंबर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, किस पे काम करेगा, नंबर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट अ नंबर विद इन द डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट्स में। तो वह एक्सपोनेंशियल होगा, या फिक्स होगा, या प्रिसीजन होगा, या टू लोकल स्ट्रिंग होगा। तो वो होगा यहाँ पर टू फिक्स्ड। ये क्या यहाँ पे सही है, टू फिक्स सही है, लेकिन ये इस फॉर्मेट में नहीं, ये स्मॉल में लिखा जाएगा, इसको सही कर लेंगे, टू फिक्स्ड, ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो इस फंक्शन का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑब्जेक्ट फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ द नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट फंक्शन वैल्यू का की वैल्यू यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा, विच नंबर ऑब्जेक्ट फंक्शन रिटर्न वैल्यू ऑफ द नंबर, नंबर की वैल्यू रिटर्न करता है। तो कौन सा फंक्शन ऑब्जेक्ट होगा जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, टू स्ट्रिंग करेगा, या वैल्यू ऑफ करेगा, या टू लोकल स्ट्रिंग करेगा, या टू प्रिसीजन करेगा। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट फंक्शन, कौन सा ऑब्जेक्ट फंक्शन संख्या की वैल्यू निकालता है। तो संख्या की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यू टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का निकालने के लिए है वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये मिस प्रिंटिंग है, इसको एक साथ में यानी कि स्मॉल v के साथ में, क्योंकि फंक्शन हमेशा किससे स्टार्ट होता है, लोअर कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, तो वैल्यू स्मॉल में लिखेंगे, और फंक्शन नेम में स्पेस नहीं अलाउ होता है, तो हम यहाँ पे ऑफ को साथ में लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अगला, which of the following function of the string object return the character in the string starting and the specific position by the specific number of the characters। तो स्ट्रिंग का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन होता है जो वर्णों की निर्दिष्ट संख्या के माध्यम से निर्दिष्ट स्थिति यानी कि जो आपने जो स्पेसिफाई किया है, पोजीशन स्पेसिफाई किया है, उस पोजीशन के अनुसार आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या कराता है, रिटर्न कराता है। निर्देश से स्टार्ट होने वाले स्ट्रिंग वर्ड को लौटाता है। तो स्ट्रिंग वर्ड को कौन लौटाता है, सब स्ट्रिंग, यानी कि जैसे कि आपने यहाँ पर हमने कैरेक्टर्स ही लिख रखा है, तो कैरेक्टर्स में हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ए है वो ए कहाँ पे है, स्ट्रिंग वर्ड लौटाते हैं, तो ए को ये लौटाने के लिए क्या करेगा, तो हम लगाएंगे सब स्ट्रिंग, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट एक स्ट्रिंग है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग है, और इसके अंदर जो अक्षर दिए गए हैं उन्हें हम क्या एक्सिक्यूट कराएंगे, सब स्ट्रिंग के रूप में। अगला क्वेश्चन है, इन जावास्क्रिप्ट द x डबल इक्वल y स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट बोथ x एंड y, यानी कि यहाँ पर x एंड y जो लगा हुआ है ये कैसा ऑपरेटर है,
असाइनमेंट है, कंपैरिजन है, तो यह कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ है। और जब कंपैरिजन ऑपरेटर है तो ये क्या करेगा, x और y की वैल्यू को कंपेयर करा रहा है। तो ये क्या देगा, बोथ x एंड y आर इक्वल इन वैल्यू, टाइप एंड रेफरेंस एड्रेसेस वेल, या बोथ x एंड y आर इक्वल टू वैल्यू ओनली, केवल वैल्यू इसकी बराबर है, या बोथ आर इक्वल इन द वैल्यू एंड डेटा टाइप, इसकी वैल्यू और डेटा टाइप दोनों एक बराबर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे डबल इक्वल लगा हुआ है। डबल इक्वल क्या करेगा, बोथ एक्स एंड वाई आर इक्वल इन वैल्यू, टाइप, वैल्यू और टाइप। तो यहाँ पे डबल इक्वल किस पे काम करता है, केवल टाइप पे, केवल वैल्यू पे काम करता है, टाइप पे नहीं करता है, तो यह भी नहीं हो सकता है। डेटा टाइप यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। बोथ आर नॉट सेम एट ऑल, बोथ आर एक्स एंड वाई आर इक्वल इन वैल्यू, वैल्यू में क्या है, दोनों बराबर है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। और अगर ये तीसरा ऑप्शन सही करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ए या एक्स ही ले लो, अगर दे दिया जाए एक्स ट्रिपल इक्वल वाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एक्स एंड वाई आर वैल्यू एंड डेटा टाइप सेम। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्निप्ट फॉर द फॉलोइंग टू चेक द वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू नल। निम्नलिखित में से कौन सी यह चेक करने के लिए है, कौन सी स्निप्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सही स्निप्ट है जो यह चेक करेगी कि जावा में जो दिया गया वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल ए है, उसकी वैल्यू नल है या नहीं, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू नल है या नहीं है, चेक करने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट लगाएंगे, और वो स्टेटमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सिंटैक्स है। तो इसके लिए अगर हम चेक करना चाहते हैं, इफ अगर ए नॉट इक्वल, नॉट इक्वल क्या करता है, जब बराबर ना हो, बराबर नहीं है किसके, नल के, तो ऐसे में क्या कर देगा, ट्रू दे देगा। तो ऐसे में ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि इज नॉट पूछा गया और इज नॉट ऑपरेटर ये लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सपोज वी हैव अ टेक्स्ट ह्यूमन, मान लीजिए हमारे पास एक टेक्स्ट है जो क्या है, ह्यूमन है, दैट वी वांट टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग द न्यू ऑपरेटर, बिना न्यू ऑपरेटर के हम इस स्ट्रिंग को क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, विच इज द करेक्ट वे फ्रॉम द फॉलोइंग टू डू। तो इसके लिए कौन सा सही तरीका है, टू स्ट्रिंग लगाएंगे, या स्ट्रिंग ह्यूमन लगाएंगे, या स्ट्रिंग न्यू वेरिएबल लगाएंगे, और यहाँ से स्पेस नहीं रहेगा, स्पेस हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी स्पेस हटाना पड़ेगा, और स्मॉल एस होंगे, स्मॉल टी होंगे, और स्मॉल बी होगा। तो यहाँ पर अगर हम बिना न्यू की सहायता के एक स्ट्रिंग को चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बोथ ह्यूमन टू स्ट्रिंग, तो क्या लगाएंगे, हम दोनों लगाएंगे, चाहे तो हम ए के टू स्ट्रिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम स्ट्रिंग ह्यूमन के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें न्यू यूज नहीं करना, सी में यूज किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है कि बोथ, दोनों। अच्छा, यहाँ पे बोथ का अगर हम बी नहीं कैपिटल करेंगे फिर भी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बोथ यानी कि दोनों, ह्यूमन डॉट टू स्ट्रिंग लगाएंगे तब भी ये कन्वर्ट कर देगा, या ह्यूमन डॉट स्ट्रिंग और इसके अंदर ह्यूमन को पास कर देंगे तब भी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का सही आउटपुट क्या होगा। एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है, किसके नाम से, कंपाइलिंग के नाम से क्रिएट किया जाता है। तो ये फंक्शन कीवर्ड, इसके बीच में यहाँ पर क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। कंपाइलिंग, कंपेयरिंग के नाम से फंक्शन क्रिएट किया जाता है, जहां पर इंटीजर, इंट के बीच में स्पेस रहेगा, और यहाँ पर कैर के बीच में स्पेस रहेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 9 दी जाती है, y की वैल्यू भी 9 दी जाती है, और फिर उसके बाद दिया जाता है इफ x डबल इक्वल y, अगर क्या होगी, x की वैल्यू बराबर होगी y से, तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न का जो r हमें स्मॉल रखना है, इसका भी e स्मॉल रखना है, और r का इसका भी हमें स्मॉल रखना है, और यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा। तो अगर x y बराबर होंगे तो x y बराबर करने होने पर ये हमें क्या रिटर्न करा के देगा,
तो ये हमें रिटर्न करा के जो देता है वह देता है ट्रू। और अगर x एंड y बराबर नहीं होंगे तो हमें क्या रिटर्न करा के देगा, तो हमें ये रिटर्न करा के देता है फॉल्स। तो ऐसे में यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाता है, सही ऑप्शन में हमें क्या रिटर्न करके देगा, तो सही ऑप्शन में हमें रिटर्न करके देगा कंपाइलेशन एरर देगा, या फिर फॉल्स देगा, या हमें क्या आउटपुट देगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न करेगा ट्रू, रिटर्न करेगा फॉल्स, लेकिन कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी। इन फंक्शन को क्या कराया जा रहा है, कंपेयर कराया जा रहा है। फंक्शन को कंपेयर कराने के बाद में इंटीजर की वैल्यू x की वैल्यू 9 है, और फिर कैर y की वैल्यू 9 है। वैल्यू x डेटा टाइप अगर हम देखते हैं तो रिटर्न कराएगा ट्रू, और ये रिटर्न कराएगा ट्रू। तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर नंबर वेरिएबल लिया जाता है जिसकी वैल्यू 10 है, और फिर नंबर को ट्रिपल इक्वल 10। तो ऐसे में क्या रिटर्न करेगा, हमें कंपाइलेशन एरर रिटर्न करे करके देगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है ये इंट लगे हुए हैं, इसीलिए कंपाइलेशन एरर देंगे। क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ना तो हम इंट लगा सकते हैं ना कैर लगा सकते हैं, क्या लगाते हैं हम, वर कीवर्ड यूज करते हैं जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वर कीवर्ड। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी इंट लगाया गया है, इंट की जगह पे अगर वर लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तब हमें ये वैल्यू देगा। ऐसे हमें ये कंपाइलेशन एरर रिटर्न करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आउटपुट फॉर द फंक्शन। तो यहाँ इसमें भी क्या आ जाएगा, लॉजिकल एरर आएगी, या फॉल्स आएगा, या रन टाइम एरर आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ पर भी हमें एक एरर ही शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा, तो वही प्रोसेस है। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का सही आउटपुट क्या होगा। आउटपुट में अगर हम देखते हैं, इनपुट क्या दिया गया है, एक वेरिएबल स्ट्रिंग 1 के नाम से लिया गया जिसके अंदर 40 है, वेरिएबल एक वेरिएबल वैल्यू इनिट के नाम से लिया गया जिसके अंदर इंटीजर के रूप में 50 है, और फिर स्ट्रिंग वैल्यू 1 अलर्ट में डाला है स्ट्रिंग 1 को, और फिर उसके बाद में क्या कर देता है, इंट वैल्यू लगाया जाता है, इंट वैल्यू। तो इंट वैल्यू के नाम से यहाँ पे क्या है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, वैल्यू इंट के नाम से वेरिएबल है, जबकि यहाँ पे उल्टा किया गया है। तो वेरिएबल ये मैच नहीं हो रहा है, जब वेरिएबल मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, एक्सेप्शन हमें देगा। अगला, इन जावा स्क्रिप्ट what will be the used for calling the function definition expression। फंक्शन की डेफिनेशन, जावा में फंक्शन की डेफिनेशन को कॉल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो फंक्शन की डेफिनेशन को जब हम कॉल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन को कॉल करना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्राइमरी एक्सप्रेशन। जो निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक एक्सप्रेशन का गुण है, तो इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन होती है उसकी प्राथमिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कंटेन ओनली कीवर्ड, या फिर स्टैंड अलोन एक्सप्रेशन, तो स्टैंड अलोन एक्सप्रेशन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द कॉलिंग अ फंक्शन और मेथड इन द जावा स्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से जावा स्क्रिप्ट में किसी भी फंक्शन या किसी भी फंक्शन या मेथड को कॉल करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रॉपर्टी एक्सेस एक्सप्रेशन, फंक्शनल एक्सप्रेशन, इन वोकेशनल एक्सप्रेशन, या प्राइमरी एक्सप्रेशन। तो हम यूज करते हैं इन वोकेशन एक्सप्रेशन। यानी कि क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में किसी फंक्शन या मेथड को कॉल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फंक्शन या मेथड को कॉल करने के लिए हम इनवोकेशन एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं। द न्यू पॉइंट 3, 2, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस काइंड एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट कॉलिंग एक्सप्रेशन। तो ये कंस्ट्रक्ट कॉलिंग एक्सप्रेशन है क्योंकि न्यू क्या है, एक कंस्ट्रक्ट है। अगला, which one of the following operator is used to check whether a specific property exists or
नॉट। कौन सा होता है कीवर्ड जो यह चेक करता है, कौन सा ऑपरेटर होता है जो यह चेक करता है कि कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो वो इन होता है। और ये किस प्रकार का ऑपरेटर है, तो ये होता है मेंबरशिप, यह मेंबरशिप ऑपरेटर है। मेंबरशिप ऑपरेटर टू होते हैं, एक होता है इन और दूसरा होता है नॉट इन। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन टर्नरी ऑपरेटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक टर्नरी ऑपरेटर है, तो टर्नरी ऑपरेटर जो है वो ये दिया गया है, यह एक टर्नरी ऑपरेटर है जो स्पेशल ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा, दिया जाता है फंक्शन डिस्प्ले वन के नाम से, यानी कि एक फंक्शन बनाया जाता है, एफ स्मॉल रहेगा, डिस्प्ले वन के नाम से फंक्शन बनाया गया है और जिसके अंदर ऑप्शन के रूप में पैरामीटर एक पास किया गया है, रिटर्न किया जाएगा ऑप्शन ट्रू। और यहाँ पर लगा हुआ है कौन सा, एक टर्नरी ऑपरेटर, और टर्नरी एक ऐसा ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है। ट्रू फॉल्स, यानी कि अगर कंडीशन ऑप्शन के अंदर वैल्यू आएगी तो ये ट्रू एक्सिक्यूट कराएगा, अदरवाइज फॉल्स कराएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में फिर उसके बाद आता है बूल और एंस, एएनएस वेरिएबल लिया जाता है, एक बूलियन वेरिएबल, और फिर इसके अंदर ट्रू वैल्यू डाली जाती है। तो यहाँ से हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट कोड का सही कोड क्या होता है, वर ऑब्जेक्ट लेन इक्वल 20 है, हाइट इक्वल 35 है, और फिर उसके बाद ब्रेथ अगर निकालते हैं, दिया गया है ऑब्जेक्ट डबल इक्वल फॉल्स, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, निम्नलिखित में से सही कोड कौन सा है, यह सही जावास्क्रिप्ट कौन सा कोड है, एक फंक्शन बनाया जाता है हाइट के नाम से और ये यहाँ पे बीच में स्पेस रहेगा, वेरिएबल दिया गया हाइट के नाम से जहां पर 123.56 डालेंगे, वर्ड टाइप स्मॉल लगाएंगे भी, वर्ड टाइप हाइट अगर अधिक या बराबर होती है कितने से, 190 से, तो ये क्या करेगा, टेलर आउटपुट देगा, अदरवाइज लिटिल शॉर्ट रिटर्न करेगा। तो क्या यहाँ पे रिटर्न हो क्या आएगा, वैल्यू क्या है, 123 है, जो किससे क्या है, छोटी बड़ी है या छोटी है, यहाँ पे कंडीशन यहाँ क्या हो रही है कि 123.56 ग्रेटर इक्वल 190, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। और जब कंडीशन ये फॉल्स हो रही है तो फॉल्स होने पर जो टाइप वेरिएबल है इसे क्या रिटर्न किया जाएगा, तो फॉल्स वेरिएबल को लिटिल शॉर्ट रिटर्न करके दिया जाएगा। तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो कौन सा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is the correct output for the following जावास्क्रिप्ट कोड, निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड के लिए कौन सा ऑपरेटर कौन सा आउटपुट सही है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाए के नाम से वेरिएबल बनाया जा रहा है और एक्स वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग डाली जा रही है, कौन सी है, गुड है। फिर दूसरा एक स्ट्रिंग एक्स लिया जाता है जिसके अंदर इवनिंग डाला जाता है। फिर अलर्ट फंक्शन में क्या किया जा रहा है कि अलर्ट फंक्शन में एक्स और वाई को जोड़ दिया जा रहा है। अब जब एक्स एंड वाई को अलर्ट फंक्शन में जोड़ दिया जाएगा, कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश किया जाएगा, तो यहाँ से हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, गुड मिलेगा या गुड इवनिंग मिलेगा या केवल इवनिंग मिलेगा या अनडिफाइंड मिलेगा। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा, तो इसमें जो हमें सही आंसर मिलेगा वो गुड इवनिंग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे x क्या रहेगा, स्मॉल, y क्या रहेगा, स्मॉल ही रहेगा। बट यहाँ पे आएगा y, वेरिएबल सेम किया गया है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग इस जावास्क्रिप्ट कोड, निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का सही आउटपुट क्या होगा, दिया गया है फंक्शन आउटपुट फंक। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जाता है, फंक्शन कीवर्ड है और किस नाम से या कैसे बनाया जा रहा है, आउटपुट फन के नाम से। यहाँ पर एक पैरामीटर स्पेसिफाई किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के नाम से और दिया जाता है वर प्लेस, प्लेस ऑब्जेक्ट कंडीशन है
ऑब्जेक्ट डॉट प्लेस इटली, और फिर रिटर्न करेगा क्लीन प्लस प्लेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और फिर कंसोल डॉट लॉग प्लेस में क्या करेगा, इंडिया, तो ऐसे में यहाँ पे आ जाएगा क्लीन इंडिया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, कि जावास्क्रिप्ट कोड का सही सिंटैक्स या सही आउटपुट क्या होगा। तो जैसा कि दिया गया है, एक पी के नाम से जिसकी आईडी बनाई गई है डेमो के नाम से, स्क्रिप्ट लिखी गई है, फंक्शन एक बनाया जा रहा है, और किस नाम से, अवर फंक्शन के नाम से, जहां पर लगाया गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कौन सी आईडी है, डेमो आईडी है, इनर डॉट एचटीएमएल कहाँ है, ये आईडी एचटीएमएल में, और इसमें दिया गया है मेट मैथ डॉट एबीएस, एबीएस क्या करता है, तो यह अब्सोल्यूट वैल्यू, अब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। तो माइनस 7.25 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.25 आ जाएगी, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, कि जावास्क्रिप्ट कोड का सही आउटपुट क्या होगा, एक आईडी बनाई जाती है डेमो के नाम से, कहा, मैसेज के अंदर, फंक्शन क्रिएट किया जा रहा है, और फंक्शन किसके नाम से है, अवर फंक्शन के नाम से है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, आईडी कॉल की गई है, लागू की गई है, डॉट इनर एचटीएमएल, और फिर लगा हुआ है मैथ मॉड्यूल का सीबीआरटी फंक्शन है। सीबीआरटी क्या करता है, तो सीबीआरटी जो होता है वो यहाँ पर हमें निकाल के देता है, सीबीआरटी क्यूब रूट से लिया गया है। तो क्यूब रूट अगर निकालता है तो क्यूब रूट 792 का कितना आ जाएगा, तो वो 972 आ जाएगा, यानी कि क्यूब निकालेगा और उसका रूट निकालेगा, कि 792 का क्यूब कितना है और फिर उसकी रूट वैल्यू कितनी है। अगला क्वेश्चन है, पी आईडी डेमो के नाम से ली गई है, यहाँ पर दूसरा फंक्शन लगाया गया है, क्या है, मैथ डॉट एकॉश, तो एकॉश फंक्शन किसके लिए होता है, ये एकॉश फंक्शन हमें क्या रिटर्न करके देगा, तो ये कॉश वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है, तो कॉश वैल्यू 0.5 की कितनी हो जाएगी, 0.47 हो जाएगी, ए कॉश वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द गेट इफ वी कंपेयर द 1 एंड 8 यूजिंग लेस देन ऑपरेटर, 1 लेस देन 8, तो इनमें से कौन सा, जैसे कि यह पूछा गया है, यदि हम किसी अ, यानी कि लेस देन ऑपरेटर से एक 1 के नाम से स्ट्रिंग है और दूसरी तरफ क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या रिटर्न करके देगा, कि 8 यहाँ पे बड़ा है, या रिटर्न करके देगा, नहीं, तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होती है, इसकी वैल्यू हाई है, स्ट्रिंग की वैल्यू हाई है, जबकि इसकी वैल्यू क्या है, लो है। अगला, which one of the following is known as the equality operator which is used to check whether the two variable are equal or not, निम्नलिखित में से कौन सा इक्वलिटी ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है, यानी कि इक्वल ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग यह चेक करने के लिए होता है कि दोनों की वैल्यू बराबर, ये क्या कर रहा है, टू वैल्यू आर इक्वल, ना कि डेटा टाइप, केवल वैल्यू करेगा तो कौन हो जाएगा, डबल इक्वल, जबकि ट्रिपल इक्वल क्या करता है, यह वैल्यू एंड डेटा टाइप दोनों को चेक करता है कि दोनों क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर रिटर्न फॉल्स इफ बोथ वैल्यू आर इक्वल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर है कि जब दोनों वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स जब बोथ वैल्यू आर इक्वल, दोनों वैल्यू बराबर होने पर ये रिटर्न करेगा फॉल्स, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नॉट। अगला, इन केस वेयर द वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर इज नल, अगर ऑपरेटर को नल वैल्यू दी जाती है, एक ऐसे मामले में जहां पर ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, नल नल है, द टाइप ऑफ रिटर्न बाय द यूनरी ऑपरेटर इज, तो क्या रिटर्न करके दिया जाएगा यूनरी ऑपरेटर के द्वारा, अनडिफाइंड या स्ट्रिंग या बूलियन या ऑब्जेक्ट, तो हमें रिटर्न करके दिया जाएगा ऑब्जेक्ट। अगला, which tag is used to include JavaScript in HTML, HTML में JavaScript को इंक्लूड करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, तो HTML में JavaScript को इंक्लूड करने के लिए जो हम टैग यूज करते हैं वह टैग होता है स्क्रिप्ट टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीवर्ड हैज ब्लॉक स्कोप, कौन सा कीवर्ड होता है जिस कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर किए गए फंक्शन को
डिक्लेयर किए गए वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, उसी ब्लॉक में ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं या कॉल करा सकते हैं जिस ब्लॉक में उसे डिक्लेयर किया गया है। तो वो कौन सा हो, कीवर्ड हैज ब्लॉक स्कोप, यानी कि कौन सा कीवर्ड ब्लॉक स्कोप पर आधारित है, तो लेट कीवर्ड ब्लॉक स्कोप पर आधारित है। हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे कि कीवर्ड को डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए दो कीवर्ड हैं, एक कौन सा होता है, हमें लेट मिलता है और दूसरा कौन सा मिलता है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट वेरिएबल के द्वारा डिक्लेयर किए गए वेरिएबल को वैल्यू रीअसाइन नहीं किया जा सकता है या वेरिएबल को री असाइन नहीं कराया जा सकता है पूरे प्रोग्राम में, जबकि लेट को क्या किया जा सकता है कि रीअसाइन कराया जा सकता है, यानी कि ये जिस ब्लॉक में असाइन किया गया सिर्फ उसी ब्लॉक तक ही सीमित होता है, दूसरे ब्लॉक पे काम नहीं करता है, जबकि ये पूरे प्रोग्राम पे काम करता है। तो ऐसे में ब्लॉक लेवल या ब्लॉक स्कोप पर आधारित होगा, वो कौन होगा, लेट कीवर्ड होगा। और यही क्या होता है, डिफॉल्ट। जैसे कि अगर हम कई बार क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं, लेट ए बराबर 5 ले लिया और कई बार क्या किया जाएगा, वर बी बराबर 5 ले लिया। तो यहाँ पर लेट लगाया गया तब भी ये लेट पे है, वर लगाया गया तब भी ये लेट पे ही है। अगला है विच मेथड शो आउटपुट इन कंसोल, निम्नलिखित में से कौन सा मेथड है जो कंसोल में आउटपुट को शो कराता है, तो कंसोल में आउटपुट शो कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगला विच इज नॉट अ डेटा टाइप, इनमें से कौन सा एक डेटा प्रकार नहीं है, बूलियन, स्ट्रिंग, फ्लोट, अनडिफाइंड। तो जावा के अंतर्गत आने वाला जो है वो क्या है, बूलियन डेटा टाइप, जिसकी कौन सी वैल्यू होती है, दो वैल्यू है, एक ट्रू होती है और दूसरी फॉल्स होती है। जबकि स्ट्रिंग अगर हम देखते हैं तो ये सिंगल या डबल कोट्स के अंदर वैल्यू रखी जाती है, जबकि अनडिफाइंड जो वैल्यू डिफाइन नहीं है, जिस वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन नहीं है उसे हम क्या करते हैं, अनडिफाइंड। फ्लोट जो डेटा टाइप है ये नहीं है, ये किसके अंदर आता है, ये नंबर के अंतर्गत आता है। हमें जावा में क्या मिलता है, नंबर डेटा टाइप मिलता है। और उस नंबर डेटा टाइप के अंदर हमें देखते हैं कि नंबर दो प्रकार के हमें मिलते हैं, एक इंटीजर मिलता है, एक दूसरा फ्लोट या रियल मिलता है, और एक हमें साइंटिफिक या कॉम्प्लेक्स, बट कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं होता है, वो पाइथन में होता है। अगला आता है फंक्शन विदाउट नेम इज कॉल्ड, कि एक फंक्शन जिसे क्या करते हैं, कहते हैं फंक्शन विदाउट नेम इज कॉल्ड, तो बिना नाम के कॉल किया जाने वाला फंक्शन क्या कहलाएगा, तो यह एनोनिमस फंक्शन कहलाएगा। तो एक ऐसा फंक्शन जिसे बिना किसी नाम के कॉल किया जा सकता है उसे एनोनिमस फंक्शन कहेंगे। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज रिटन यूजिंग, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है या किसमें लिखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। क्योंकि जैसे कि ऑब्जेक्ट का अगर हम देखते हैं, आपने एक्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है कि एफ नेम फर्स्ट नेम कॉलन अजय कर देते हैं स्ट्रिंग के रूप में, कॉमा एज कॉलन 20 कर देते हैं। तो ऐसे में ये क्या, कौन सा कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो यह एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बना हुआ है। इस ऑब्जेक्ट में ये जो दिया गया है अजय क्या है, यह एक इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी में अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर्टी में दो चीजें पाई जाती हैं, क्या होती हैं, इसका जो फर्स्ट है इसे क्या कहते हैं, की कहते हैं, और जो सेकंड अजय है तो ये क्या है, इसकी की वैल्यू है। अगला ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इज एक्सेस यूजिंग, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को एक्सेस कराने के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। अगला विच स्टेटमेंट चेक मल्टीपल कंडीशन, कौन सा स्टेटमेंट होता है जो मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है, तो मल्टीपल कंडीशन को चेक करने वाला स्विच स्टेटमेंट है, जो क्या करता है, पहले केस पे जाता है, दूसरे केस पे जाता है, तीसरे केस पे जाता है, तो इस तरीके से अलग अलग केस के अनुसार वैल्यू को चेक करता रहता है। तो जैसे कि इस वीडियो के अंतर्गत हमें सिर्फ ये 100 क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट के थे, और इसके बाद अगला एक पार्ट है जिसमें हमें जावा एंगुलर के और भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।